यस सर। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना बहुपद। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं लोग? पॉलिनोमियल। ठीक है, इंग्लिश में इसी चीज को क्या बोलते हैं लोग? पॉलिनोमियल। तो किसी अगर चर का घात पूर्णांक होगा तो उसको हम लोग बहुपद बोल देंगे, और अगर पूर्णांक नहीं होगा तो उसको हम लोग बहुपद नहीं बोलेंगे। तो पूर्णांक में क्या क्या आता है? यही सब आता है ना, जीरो से लेके, और जीरो और फिर गिनती की संख्या, है ना। यस सर। जीरो और गिनती की संख्या जब रहती है तो उसी को हम लोग पूर्णांक बोलते हैं, नहीं तो फिर तो हम लोग पूर्णांक भी नहीं बोलते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग देखा जाए, 1/x, 1/x, क्या ये बहुपद है? नहीं सर। क्यों नहीं होगा? चार बटा में। हाँ, चर इसमें बटा सर में है तो पहले इसका मतलब क्या होगा? चर का घात कितना आ जाएगा? -1। -1, और -1 पूर्णांक है? नहीं सर। नहीं है, तो इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है, तो और दो चीज हम लोग देख रहे हैं, एक चीज नाम आ रहा है बार बार की चर, और इसी के साथ एक नाम क्या होता है? अच्छा। अचर। तो चर उसको बोलते हैं जिसका वैल्यू बदलते रहता है गणितीय समीकरण में, है ना। चर के रूप में हम लोग किस चीज का प्रयोग करते हैं लोग? एबीसीडी का जितना भी रहता है, जनरली हम लोग एक्स वाई जेड, है ना, पी क्यू, ये सब का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ भी का इस्तेमाल कर सकते हैं लोग, एम एन, ए बी, ये सब आमतौर पे इस्तेमाल होता है किस चीज के लिए? चर के चार लिए। के लिए। और अचर में क्या हो सकता है? कोई भी संख्या। गिनती क्या? गिनती की संख्या नहीं, कोई भी संख्या, वास्तविक, और अभी हम लोग कुछ देखेंगे अवास्तविक भी देखेंगे, काल्पनिक संख्या देखेंगे ना बहुपद में। यस सर। थोड़ा सा देखने को मिलेगा काल्पनिक संख्या, तो चाहे काल्पनिक हो चाहे वास्तविक हो, हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में तो पूरा पूरा जानते ही है ना। तो वास्तविक संख्या यस पूरा सर। का पूरा क्या होता है? अचर ही होता है। और यहाँ तक कि काल्पनिक संख्याएं भी कुछ होती हैं, वो भी अचर ही होती हैं। तो सब का सब अचर होता है, ठीक है। और चर एक्स वाई जेड, पी क्यू आर, एम एन, ए बी, ये सबको हम लोग चर बोलते हैं, ठीक है। अब जो रहता है चर, हर चर का ऊपर में क्या रहता है? उसका पावर रहता है, पावर रहता है ना, यस जिसको सर। कि डिग्री बोलते हैं लोग, है ना। हर चर का एक समीकरण का जो अधिकतम पावर रहेगा उसी को फिर हम लोग क्या बोल देते हैं? बहुपद की घात। जो उच्चतम घात रहेगा तो उच्चतम जो घात होता है उसी को बहुपद की घात भी हम लोग बोल देते हैं, यह है कि नहीं। यस सर। तो यस सबसे सर। आसान बहुपद का एग्जाम्पल बताओ, क्या होता है सबसे सिंपल बहुपद? x+1। हाँ, x+1, तो रैखिक बहुपद हो गया ना। यस हम लोग सर, शुरू से तो शुरू आसान ही करेंगे, है। ठीक है ना, शुरू से शुरू करेंगे। सबसे स्टार्टिंग का बहुपद होता है जीरो, जिसको जीरो लिख दिए, ये भी एक बहुपद है ना। और इसका अलग से यस नाम सर। होता है, इसका अलग से क्या नाम होता है? बस नाम याद करने के लिए, शून्य बहुपद, ठीक है। और इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? शून्य बहुपद के बाद कैसा बहुपद? अचर बहुपद, है ना। अचर बहुपद में क्या क्या आ रहा था? जैसे कि मान लीजिए कि अब मैं 5 लिख दिया था, 5 क्या है? एक अचर बहुपद है। या फिर हमने 8 लिख दिया तो वो भी क्या है? एक अचर बहुपद है। -3 लिख दिए तो भी क्या है? अचर बहुपद है। मान लो कि √5 लिख दिए तो क्या ये अचर बहुपद है कि बहुपद है ही नहीं? बहुपद नहीं है। √5 बहुपद नहीं है। नहीं सर है, बट XY इस रूट में। क्या चीज? हाँ, एक्स वाई रूट में नहीं रहना चाहिए, है ना। थोड़ा भूल गए थे। हाँ, एक्स वाई रूट में नहीं रहना चाहिए, X- तो नंबर तो रह ही सकता है, क्योंकि नंबर तो ये एक वास्तविक संख्या है। अपरिमेय संख्या भले है, √5 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये अभी भी बहुपद है, इसमें एक्स का पावर जीरो लिख सकते हैं कोई भी चर लगा करके, है ना। तो ये चीज यहाँ पे अपना √5 हो गया। इसके अलावा मान लेते हैं अपने पास क्या आ गया, जैसे कि 3 + √2, ये भी क्या है?
बहुपद है सर। बहुपद है ना? और कैसा बहुपद है? अचर बहुपद। अचर बहुपद है। ठीक है, 3 + √2 जो है ये भी एक बहुपद है और अचर बहुपद है। तो अभी तक हमने देखा कि शून्य बहुपद हो वो तो एक शून्य है, उसके अलावा क्या ही होगा, और अचर बहुपद हो तो इनमें कोई भी चर राशि के आने का आवश्यकता नहीं है ना? चर राशि कब से आना शुरू होती है? रैखिक बहुपद से, है कि नहीं? रैखिक जब तक से रैखिक नहीं आएगा तब तक से चर का आवश्यकता है क्या? नहीं सर। नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल लेते हैं लोग कि रैखिक बहुपद में क्या क्या हो सकता है। जैसे कि 1 - x रैखिक बहुपद हो जाएगा ना? यस सर। ये रैखिक सर बहुपद हो जाएगा। इसके अलावा जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं 2x + 3, ये भी हो जाएगा ना? यस सर। ये मेरे को बताओ कि जैसे कि अगर हम लोग बात करें रैखिक बहुपद, तो रैखिक बहुपद का जो स्टैंडर्ड रूप क्या होता है, मानक रूप? इसमें चर का घात 1 होता है। और इसका मानक रूप एक याद किए होगे लोग, मानक रूप रैखिक बहुपद का क्या होता है? सर एक स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 + 0। तो ये रैखिक बहुपद का है? नहीं सर। ये तो द्विघात बहुपद का है ना? सर ए एक्स प्लस बी होता है हाँ, ए शायद एक्स से। प्लस बी होता है। ठीक है, रैखिक बहुपद का क्या होगा हमेशा? ए ए एक्स एक्स प्लस प्लस बी। बी। अगर किसी चीज को, किसी बहुपद को ए एक्स प्लस बी के रूप में अगर हम लिख पाएंगे तो वो कैसा बहुपद होगा? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद होगा। तो हमारे पास जितने भी रैखिक बहुपद आएंगे उसको हमको ध्यान से देखना है कि क्या उसको हम ए एक्स प्लस बी के रूप में लिख सकते हैं। अगर लिख देंगे तो रैखिक बहुपद हो जाएगा। जिसमें एक चीज ध्यान देना पड़ता है कि अगर ये रैखिक बहुपद है तो ए क्या नहीं होना चाहिए? स्क्वायर में शायद नहीं, ए जीरो नहीं होना चाहिए जीरो ना? नहीं होना चाहिए। अगर ए जीरो हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा ये? ओनली सर बी बच जाएगा। ए जीरो हो जाएगा तो सिर्फ बी बच जाएगा, और बी फिर क्या हो जाएगा? एक अचर बहुपद। अचर बहुपद हो जाएगा, है ना? अगर हमने ए को जीरो कर दिया तो ए एक्स प्लस बी में से ए जैसे ही जीरो हुआ तो ए एक्स पूरा खत्म हो जाएगा, बी बच जाएगा, तो बी तो अचर बहुपद हो जाएगा। तो सिर्फ इसीलिए यहाँ पे एक कंडीशन लिख दिया गया कि ए क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो नहीं होना। ए एक्स प्लस बी के लिए ऊपर में जो था, ये हम लोग जितने एग्जाम्पल देखें ये सब कैसा बहुपद था? अचर बहुपद था। तो अचर बहुपद के लिए स्टैंडर्ड रूप में क्या लिख सकते हैं? ए। एक्स पे पावर 0। हाँ, एक्स के पावर जीरो चाहे ए लिख देंगे। कोई भी संख्या ए, कोई भी वास्तविक संख्या ए कैसी बहुपद है? अचर बहुपद अचर बहुपद। है ना? वास्तविक के अलावा काल्पनिक भी बोल सकते हैं, लेकिन अभी हम तुम लोग के लिए सिर्फ वास्तविक ही बोला जा रहा है। कोई भी वास्तविक संख्या अगर है अपने पास तो वो कैसा बहुपद है? अचर बहुपद है। और उसको ए के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ तक कि 3 + √2 ये भी एक अचर बहुपद है, और इसी को हम लोग ए बोल देंगे ना, कोई दिक्कत है? नहीं सर। नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो हमने लिखा था एक्स प्लस बी, ये रैखिक बहुपद है, और हम लोग को ध्यान से देखना होगा। अभी हम कुछ कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं, उस चीज को ध्यान से देखना है। जैसे कि और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये एक रैखिक बहुपद है कि नहीं? 3x + b, 3x + 2/5। नहीं सर ये रैखिक बहुपद है हाँ, सर। ये रैखिक बहुपद है ना? ये भी रैखिक बहुपद है। और मान लो कि मैंने और लिख दिया यहाँ पे 3 + x - √5, ये कैसा बहुपद है? रैखिक है कि नहीं? रैखिक रैखिक है सर। रैखिक बहुपद है ना? पदों की संख्या कितनी है इसमें? पदों की संख्या 3। 3। ऊपर में 2 था, ऊपर में सब में 2 था, ये 3 था। रैखिक बहुपद क्या सिर्फ एक पद का हो सकता है? नहीं सर एक होता है सर। सोचो, रैखिक बहुपद एक पद का हो सकता है? यस सर होता है। जैसे एग्जाम्पल एक एक्स 2x। 2x है ना?
2x एक रैखिक बहुपद है जो कि सिर्फ एक पद का है कि नहीं? यस सर। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे सारा लिख लिया, बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोगों ने लिख लिया है रैखिक बहुपद का, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, इन सारे में क्या चीज रैखिक बहुपद इनको बना रहा है, x का जो घात है वो एक है, जो पूर्णांक है, पूर्णांक एक जो है पूर्णांक संख्या है, कोई बटा का नहीं है, कोई माइनस का नहीं है। तो हम लोग फटाफट क्या करते हैं, इनको इस पे कंपेरिजन करते हैं। क्या? क्लास रिकॉर्ड। हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये जो है इसको हम लोग ax प्लस बी के रूप में तुलना करेंगे फटाफट और देखेंगे कि a और b का मान हर केस में क्या होगा। बताओ 1 माइनस एक्स के केस में a का मान क्या होगा? एक होगा। एक होगा, माइनस एक होगा ना a का मान। एक्स बराबर, हाँ x a बराबर, x बराबर तो x से क्या ही मतलब, a बराबर -1 और b बराबर क्या होगा? 1। दूसरा में a बराबर क्या होगा? 2 और b बराबर 3। इसमें a बराबर क्या होगा? 3 और b बराबर 3 2/5। इसमें a बराबर क्या होगा? ए माइनस -5 -√5। क्या होगा a बराबर? यस, तो 1 होगा। 1 होगा। और b बराबर क्या होगा? -3√5। -3√5 की 3 -5 ही हो जाएगा, 3 -√5। 3 -√5 हो जाएगा ना। सबको समझ में आ रहा है बात ये? यस सर। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको x लिख दिए और इसको क्या लिख दिए यहाँ पे 3 -√5। अब यहाँ पे ये पूरा पूरा दिख गया हम लोगों को कि यहाँ पे x का पावर, x का जो जिसके साथ गुणांक है वो 1 है, इसलिए a बराबर 1 हो जाएगा और b बराबर क्या हो जाएगा 3 -√5, है ना। यस सर। दूसरा में ये लास्ट वाला में हैंड रेज करना है, a का मान क्या होगा हैंड रेज 2x के केस में a का मान 2 होगा। 2 होगा और b का 0 0 होगा, है ना। इसमें b का 0 हो जाएगा। तो ये सब हम लोग का सिंपल एक केस था कि कैसे कैसे यहाँ पे ये पूरा जो है वो काम हो रहा है। तो जब भी रैखिक बहुपद आएगा तो उसको इसी रूप में देखना है, ठीक है। ax प्लस बी, अगर किसी चीज को ax प्लस बी के रूप में लिख सकते हैं तो रैखिक बहुपद होगा। अब जैसे कि यहाँ पे ये चीजें ऐसे भी आ सकती हैं, एग्जाम्पल के लिए कि 3y प्लस 9, क्या ये रैखिक बहुपद है? यस सर। है ना। इसमें a का मान हो गया 3, b का मान हो गया 9, है ना। और जो x जो चर राशि है ऊपर में स्टैंडर्ड में x के रूप में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे y आ गया तो कोई दिक्कत है नहीं सर, ये नहीं भी है, चर ही है। ये भी चर ही है। तो चर x जो है यहाँ पे ये ध्यान देना है कि इसमें ax प्लस b में जो b है वो एक अचर है, अपने आप में अचर है। जो a है वो अचर है लेकिन क्या है x का गुणांक है। और जो a है, जो x है वो क्या है चर है, चर रहती है ना। x जो है चर राशि है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल के ध्यान से देखना लोग, हैंड रेज करके इसका बताना होगा। इसमें बताओ तो a का मान क्या हो, पहले ये बताओ ये चर ये रैखिक बहुपद है कि नहीं है? है। तो इसमें a का मान क्या होगा? -4 कैसे? रूट में है 5, हाँ, तो माइनस -9 रूट -9 रूट 5 -9। हाँ मतलब वही बोल सकते हैं, √5 -9 हो जाएगा, x का कॉमन कर देंगे तो, है ना। यस सर। और यहाँ पे 3√8 है, तो ये पूरा पूरा क्या बन गया x का गुणांक वाला a, और ये इधर पूरा पूरा क्या बन गया बी। b।
तो इस प्रकार से हम लोग को कितना भी कॉम्प्लेक्स करके कोई हमसे भुलवाने का कोशिश करे, हम लोग देख के जान जाएंगे कि रैखिक बहुपद है इसमें, है ना? क्लियर है ना? इसी प्रकार से द्विघात बहुपद होता है कि द्विघात बहुपद में क्या होता है, द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड रूप क्या होता है, मानक रूप? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हाँ, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये इसका मानक रूप हो गया द्विघात बहुपद का, है ना? अब इसमें भी अगर हम लोग बोलें ए बी और सी तीनों अचर संख्याएं हैं, है कि नहीं? तीनों अचर संख्याएं हैं, लेकिन इसके साथ साथ बी जो है वो एक्स का गुणांक है और ये जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना? एक और चीज इसमें, अगर इसको हम लोग को द्विघात बहुपद के रूप में देखते रहना है तो क्या कंडीशन रहना चाहिए इसमें? एक्स स्क्वायर मतलब एक्स का अधिकतम का 2 होना चाहिए। अधिकतम घात तो 2 होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर तो है, लेकिन ए क्या नहीं होना चाहिए, यहां पर भी ए 0। जीरो नहीं होना चाहिए, है ना? अगर ए जीरो हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, बी एक्स प्लस एक घात वाला बहुपद। एक घात वाला बहुपद बन जाएगा, है ना? पद। तो इसलिए यहाँ पे कंडीशन साथ में लिख दिया जाता है, जब भी हम लोग द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद को परिभाषित करते हैं तो ये स्टैंडर्ड रूप तो लिखते ही हैं, बगल में ये भी लिख देते हैं कि ए जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लिया गया कि √5 भी स्क्वायर माइनस 2√3 भी, क्या ये द्विघात बहुपद है? यस। है, तो ए का मान क्या है? माइनस √5। √5, ए का मान √5, बी का मान माइनस 2/3 और सी का मान 0। 0, है ना? तो ये सब चीज क्लियर समझ में आ रहा है ना? यस यस। ठीक है। अब जैसे कि एक एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये तो जैसे कि 1/(x-1), क्या ये बहुपद है? नहीं सर नहीं। नहीं है ना? क्यों? एक्स बट एक्स बटा में चला गया, है ना? क्योंकि एक्स यस बटा में चला गया, इसलिए बटा ये बहुपद नहीं है। जब भी कोई चर राशि बटा में चला जाता है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये बहुपद नहीं है। नहीं। ऐसे ही त्रिघात बहुपद भी, ये सब पता है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? नहीं सर। हाँ, ये सब बहुत सिंपल चीजें हैं, ये तुम लोग को पता होगा। अगर इसमें कोई डाउट होगा तो मेरे को बता देना कि अगर इसमें नहीं तो ये सब। हाँ बोलो। करा दीजिए क्या? ऑब्जेक्टिव, किसी दिन इसका ऑब्जेक्टिव जो बीवीआई होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हम लोग कर लेंगे चैप्टर खत्म होने पर। ठीक है सर। हाँ, चैप्टर खत्म होगा ना तो एक साथ में जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव कर लिया जाएगा। अब जो है यहाँ पे आगे अपना चीज इसमें है कि हम लोग को ये समझना है शून्यक के बारे में, यहाँ से काम जो है मेन स्टार्ट होता है, ठीक है? ये जो पहले था वो तो ठीक है, जहाँ तक अभी हम लोगों ने देखा। जो मेन चीज है इसका स्टार्ट होता है बहुपद का, वो स्टार्ट होता है कहाँ से? शून्यक से। शून्यक से। और शून्यक को समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा समझना हम लोगों को ग्राफ के बारे में, कि ग्राफ क्या होता है, ठीक है? जो हम लोग के पास अभी हम लोगों ने ऐसे तो हम लोग ने क्या देखा कि एक शून्य लिख दिए तो कैसा बहुपद बन गया, शून्य बहुपद, है ना? यस सर। ए लिख दिए तो एक कैसा बहुपद हो गया, एक अचर बहुपद कोई वास्तविक संख्या के लिए। अगर हमने ए एक्स प्लस बी लिख दिया तो कैसा बहुपद हो गया? बहुपद। रैखिक बहुपद। इसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी लिख दिया तो कैसा बहुपद हो गया? बहुपद। द्विघात बहुपद। इसके बाद हम लोग एक और लिखते हैं लोग ना त्रिघात के लिए, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी लिख दिए तो ये कैसा बहुपद हो गया? त्रिघात बहुपद। इसके आगे भी चीजें जा सकती है, लेकिन हम लोग को अधिकतम यहीं तक देखना है, थोड़ा बहुत इसको देखना है, ठीक है? तो ये हम लोग को ध्यान से दिमाग पे रखना है। अब बात यहाँ पे ये शुरू हो रहा है कि
हम इसमें क्या करने वाले हैं कि रैखिक बहुपद में एक चर राशि है ना जिसका मान बार बार बदल सकता है। यस और हमने बार बार 9th क्लास में भी इस चीज के बारे में पढ़ा था, ग्राफ के बारे में। रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा बनेगा? तो सीधा रेखा बनेगा। सीधा रेखा बनेगा, है ना। रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा बनेगा? हमेशा सीधा रेखा। सीधा रेखा बनेगा। ठीक है, जैसे कि x प्लस बी अगर दिया गया है, कोई हमसे ये बोल दिया कि x प्लस बी एक रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 3x प्लस 6 बराबर 0। तो इसमें से x बराबर क्या आएगा हल करने पे? -6/3। -6/3 यानी कि -2। यस सर। अब x बराबर -2 का अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो ये कैसा ग्राफ बनेगा? सरल सीधा रेखा। सीधा रेखा बनेगा ना। कहां पर बनेगा ये सीधा रेखा? किसके समानांतर होगा? x अक्ष के कि y अक्ष के? y अक्ष के समानांतर होगा सर। y अक्ष के समानांतर होगा ना। यस सर। हमने ये सब चीज पढ़ा था ना। यस तो समझा, क्या हुआ? थोड़ा समझा दीजिए। एक्स अक्ष के समानांतर कैसे बनेगा, वाई अक्ष के समानांतर कैसे बनेगा? x अक्ष ये जो x बराबर -2 है ये y अक्ष के समानांतर बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि x बराबर -2 क्या बता रहा है कि हर हाल में x का वैल्यू क्या रहना चाहिए? -2, भले y का वैल्यू कुछ भी हो, है ना। ये चीज हम लोगों ने देखा था कि हर हाल में x का वैल्यू -2 ही रहना चाहिए, भले y का वैल्यू कुछ भी हो। अब ये लाइन है, हो सकता है कि यहाँ पे -1 हो तो यहाँ पे क्या रहा हो -2, तभी हम वहां पे खींचे हैं। तो अगर ऊपर जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं? x का वैल्यू -2 और इसको लिख देंगे 2, और ऊपर जाएंगे तो लिख देंगे -2 3, नीचे जाएंगे तो क्या लिखेंगे? -2 -1, फिर -2 -2, है ना। तो इस हिसाब से अगर x का वैल्यू फिक्स हुआ है तो y अक्ष के समानांतर बनता है, और जब y का वैल्यू फिक्स होता है तो x अक्ष के समानांतर बनता है। और ये सारा चीज हम लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति भी पढ़ रखा है ना। हाँ, तो उसमें भी ये चीज हम लोगों ने देखा था। तो जब भी रैखिक समीकरण आता है तो हमेशा जो उसका सॉल्यूशन होगा, उसका जो ग्राफ होगा, वो हर हाल में कैसा बनता है? सरल रेखा बनता है। ठीक है, किसी भी कीमत पर कैसा बनेगा वो? सरल रेखा ही बनेगा। ठीक है, और अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें, एक और चीज होता है इसमें, हम लोगों ने देखा कि जब दो चर वाला रैखिक समीकरण आता है ना, दो चर वाला रैखिक समीकरण y इक्वल टू 2x प्लस 3, इसका भी कैसा बनेगा ग्राफ? सरल रेखा, है ना, क्योंकि ये भी कैसा समीकरण है? रैखिक समीकरण। इसमें चर राशि का संख्या कितना है? 2। तो भले ही चर राशि 2 है लेकिन घात तो एक ही है ना। यस सर। तो इसलिए ये भी कैसा समीकरण है? रैखिक समीकरण है। ठीक है, अब हम लोग को ध्यान ये देना है कि यहीं से अपना काम पूरा जो है शुरू होने वाला है, रैखिक समीकरण से ही। मान लेते हैं कि y इक्वल टू, हम लोगों ने क्या लिया? 2x प्लस 3, है ना। तो इसका शून्य कितना होगा? -3/2। -3/2। इसका शून्य क्या हुआ? -3/2 हो गया। शून्य क्या बताता है? उस समीकरण में इसका मान रखेंगे तो शून्य हो जाएगा। शून्य हो जाएगा, मतलब कि हम किसका मान रखें? उसमें y का मान निकाला था ना, उसका। हाँ, तो किसका मान शून्य में किसका मान शून्य हो गया है? x का, समीकरण का। समीकरण का मतलब किसका? y का ना। यस सर। शून्यक में ध्यान ये देना है कि शून्यक में जो शून्य निकल के आता है, क्या शून्यक में हम शून्य निकालते हैं?
नहीं सर, एक्स का वो मान निकालते हैं जिससे वो पूरा समीकरण शून्य के बराबर शून्य हो के जाए। बराबर हो जाए, है ना। एक्स का हम वह मान निकालते हैं जिससे पूरा समीकरण शून्य के बराबर हो जाए, उसको हम लोग शून्यक बोलते हैं। तो मतलब कि ये आवश्यक बिल्कुल नहीं है कि शून्य खुद ही क्या हो जाए, शून्य हो जाए। शून्य हो जाए। शून्य हो सकता है लेकिन हो भी आवश्यक सकता है नहीं है। कभी। हाँ, हो भी सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि होगा ही। यस सर। तो शून्य क्या बताता है हमें, वह मान जिस पे समीकरण का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता जीरो है, हो जाए। जीरो हो जाता है। तो शून्यक में जीरो तो कुछ ना कुछ जरूर होता है, तो क्या होता है जीरो, चर का मान। नहीं चर का मान नहीं, मतलब कि समीकरण का मान, यस, वो पूरा समीकरण पूरा जीरो हो जाए। समीकरण का मान। तो शून्यक के वजह से जो पूरा समीकरण का मान है वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है ना, जीरो। जीरो हो जाता है। लेकिन खुद ही वो शून्य हो यह आवश्यक तो नहीं है। नहीं है। अब हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे देखो अलग अलग वैल्यू रखते हैं और एक टेबल बना के देखते हैं। बहुत ध्यान से समझना है। ये जो है y इक्वल टू 2x+3, ये कैसा समीकरण है, रैखिक समीकरण है ना। रैखिक समीकरण है जो 2x+3 एक रैखिक बहुपद है। और इसी बहुपद को जब y इक्वल टू कर दिए हैं तो ये क्या बन गया है, समीकरण बन गया है। ठीक है, 2x+3 रैखिक बहुपद है और जब y इक्वल टू कर दिए तो समीकरण बन गया है। समीकरण बन गया है तो इसमें y और x दो गो चीज आ गया है। x को बोला जाता है कि x आजाद है और y क्या है, गुलाम है ना। x क्या है, आजाद है, और y क्या है, गुलाम है। बात समझ में आ रहा है ना। गुलाम। क्यों ऐसा बोला गया इसको, इसके बारे में तुम लोग आगे पढ़ोगी तो पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए बस थोड़ा सा ये चीज हम लोग समझ सकते हैं। x का मान अपने से कुछ भी रख देंगे तो y का मान निकल के आएगा ना। यस सर। इसीलिए x क्या है, आजाद है, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। x का वैल्यू कुछ भी रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। y का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, x पर डिपेंड कर रहा है ना। जिस प्रकार से हम लोगों ने लिखा है उसमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो y का मान है वो किस पे निर्भर है, x पर, है ना। x हम लोग रखते जाएंगे और किसका वैल्यू निकालते जाएंगे, वाई का। y का। और हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट चीज अभी देखा है, क्या, शून्यक। शून्यक x का वह वैल्यू है जिसपे y का मान क्या हो गया था, जीरो। जीरो हो गया था। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बना के इस चीज को देखते हैं लोग। ठीक है, यहाँ पे x लिख दिए जो कि पहले से आजाद है और यहाँ पे y लिख दिए, दोनों का वैल्यू निकालना शुरू करते हैं। मान लो कि हम ये बताओ, जैसे कि y इक्वल टू 2x+3 है, इसका क्या बनने वाला है ग्राफ में, एक रेखा क्या ना। सर? इसका ग्राफ बनाएंगे तो क्या बनेगा, एक एक रेखा। रेखा बनेगा। और एक रेखा बनाने के लिए कितना बिंदु चाहिए, दो बिंदु। दो बिंदु चाहिए हम लोगों को। तो दो बिंदु निकालने हैं हम लोग को। और दो बिंदु मतलब दो निर्देशांक ना, यस सर। एक्स निर्देशांक वाई निर्देशांक। एक बिंदु को दिखाने के लिए एक निर्देशांक चाहिए होता है ना, और एक और बिंदु को दिखाने के लिए एक और निर्देशांक चाहिए होता है, यही चाहिए होता है ना। यस सर। तो वही हम लोग काम करने वाले हैं यहाँ पे। अब मान लो कि एक्स का वैल्यू कुछ रख देते हैं, जैसे कि हमने एक्स का वैल्यू क्या रख दिया, 4। तो वाई का वैल्यू कितना आएगा, 11। 4 दूनी 8, 8 3 11। एक्स का वैल्यू अगर 0 रख दिए तो कितना आएगा, 3। 3 आएगा, है ना। ऊपर से हम लोग एक शून्यक भी निकाल रखा है, -2/3। अगर उसी को रख देंगे तो क्या आएगा, जीरो। 0। हमने 3 बिंदु निकाल लिया है, क्या क्या, पहला बिंदु क्या है, 4,11। दूसरा बिंदु क्या है, 0,3, पहले एक्स निर्देशांक लिखेंगे ना। और तीसरा क्या है, यह है ना, बताओ। यस सर। इसके आगे भी निकाल सकते थे ना, यस सर, बहुत सारा हो जितना सकता है। मर्जी उतना निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग को चाहिए था कितना, सिर्फ दो ही, कम से कम दो। कम से कम दो चाहिए था। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अब अपना ग्राफ बना लेते हैं, देखते हैं उस चीज को।
क्योंकि हम लोग को शून्यक समझना है कि शून्यक आखिर होता क्या है। तो यहाँ पे हमने ग्राफ बना दिया, और ग्राफ में हम क्या करते हैं, इस चीज को थोड़ा सा बांट देते हैं लोग। ये है 1 2 3 4 5 6 करते करते यहाँ पे 11 ला देते हैं। इधर 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3, इधर -1 -2, ऐसे ही बनता है ना। यस सर। यस सर। ठीक है। अब इसका नाम दे देते हैं सबको। ये ए है, ये बिंदु बी है, ये सी है। ए किस चतुर्थांश में होगा? ए प्रथम में। प्रथम में होगा ना। 4 और 11 मतलब यहाँ पे कुछ होगा ना। यस सर। ए बी कहाँ पर होगा? बी वाई अक्ष पर। एक्स चूंकि 0 है तो वाई अक्ष पे होगा ना। यस सर। ये किसी निर्देशांक में नहीं जाएगा ना। अगर कोई एक भी 0 हो जाएगा तो निर्देशांक पे कहाँ से जाएगा, है ना। किसी चतुर्थांश में कैसे जाएगा? उसको तो अक्ष पे आना पड़ेगा ना। यस सर। तो इसमें चूंकि एक्स निर्देशांक 0 है, इसलिए ये वाई अक्ष पे जाएगा। 0,3, एक्स में 0 वाई में 3 गए। ये कौन सा अपना बिंदु हो गया? बी। और सी किस अक्ष पे है? सी एक्स अक्ष पे। एक्स अक्ष पे है ना। -2,3 कहाँ पे होगा? कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा ना। यस सर। -1 से भी पहले। लेफ्ट। यस सर। तो अब इन तीनों बिंदु को मिलाएंगे तो हमारे को एक लाइन मिलना चाहिए सीधा। अब देखो, भले सीधा यहाँ पे नहीं खींच पाए, है ना, क्योंकि हमने बराबर बराबर माप नहीं है। बराबर बराबर माप नहीं है, लेकिन ये एकदम सीधा लाइन बनेगा। बात समझ में आए ना। यस सर। तो ये एक सीधा लाइन है जिसका हर बिंदु एक एक्स को और एक वाई को दिखा रहा है, क्योंकि हर बिंदु एक निर्देशांक है ना। तो शून्यक के बारे में क्या स्पेशल इसमें से पता चला, बताओ लोग। शून्यक हमेशा कहां पे रहेगा? कोई अक्ष पर। किस अक्ष पे रहेगा? वाई अक्ष पे। एक अक्ष पे। एक अक्ष पे रहेगा, है ना। शून्यक हमेशा कहाँ रहेगा? एक अक्ष पे। क्योंकि एक अक्ष पर जब रहेगा तो एक अक्ष पे एक्स का कुछ ना कुछ वैल्यू रहता है ना, लेकिन वाई का वैल्यू हमेशा क्या रहता है? बदलता रहता है। नहीं, वाई का वैल्यू हमेशा 0 रहता है। एक अक्ष पे वाई का वैल्यू हमेशा क्या रहता है? 0। और एक्स का वैल्यू क्या होते रहता है? बदलता रहता है ना, चेंज होते रहता है। तो जब हम लोगों ने ये सरल रेखा बनाया तो सरल रेखा एक अक्ष को कितनी बार काट सकती है? एक बार। एक बार। उससे ज्यादा काट सकती है क्या कभी भी? नहीं सर। नहीं काट सकती है ना। इसीलिए सरल रेखा का अधिकतम कितना शून्यक हो सकता है? एक। एक। तुम लोगों ने याद की होगी ना, सरल रेखा का एक शून्यक होता है, मतलब यस। एक घात वाला बहुपद का। यानी कि एक घात वाला बहुपद का हर हाल में एक शून्यक होना तो जरूरी है। बिना उसके ये काम इसका हो सकता है क्या कि कोई कभी ऐसा सरल रेखा हो सकता है क्या कि उसका एक भी शून्यक ना हो? नहीं सर, वैसे होना ही पड़ेगा, है ना। एक होना ही पड़ेगा। ऐसा भी नहीं हो सकता है कि बोलेगा कि नहीं नहीं हम तो एक भी नहीं होंगे। एक होना ही पड़ेगा और सिर्फ एक ही होगा, है ना। ये सरल रेखा का क्या हो गया? शून्यक, है ना। और ये ग्राफ हो गया। और जो हम लोग ये निकालते हैं वैल्यू, इसका जो शून्यक निकाले हैं -2/3, ये पता चल रहा है ना, यहीं पर है। ये वाला जो बिंदु है, यही कौन सा बिंदु है? एक्स का वैल्यू जो शून्यक निकाले थे, और वाई। मतलब कि हमेशा ऐसा लिखेंगे लोग, शून्यक यहाँ रहेगा तो यहाँ पे क्या रहेगा? 0। इस रूप में निकलेगा ना। यस सर। शून्यक कोमा 0। और ये शून्यक कोमा 0 हमेशा किस अक्ष पे रहेगा? एक अक्ष पे रहेगा। क्यों रहेगा? पता चल गया ना। क्योंकि इसमें ये शून्य है ना, वाई शून्य है, वाई निर्देशांक शून्य है कि नहीं? बात समझ में आया? यस सर। ठीक है।
और एक चीज समझते हैं लोग, ग्राफ को अच्छे से, ग्राफ के बारे में समझते हैं लोग, ठीक है, ध्यान से देखना लोग। हम यहाँ पे दो लाइन ले लेते हैं, 2x+3 लिए हैं दोबारा। 2x+3 क्या बता रहा है? y इक्वल टू 2x+3 है ना। यस सर। मान लो कि हम x का मान बढ़ाते जाएंगे तो y का मान बढ़ते जाएगा कि घटते जाएगा? बढ़ते जाएगा। बढ़ते जाएगा ना। जैसे Yes, जैसे sir. x बढ़ेगा वैसे वैसे y भी क्या होगा? बढ़ते जाएगा। बढ़ते जाएगा। और जैसे जैसे अगर x घटेगा तो y क्या होगा? घटेगा। घटेगा। इसीलिए इसका ग्राफ हमेशा कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा ना। यस सर। ग्राफ का ऐसे बनना क्या दिखा रहा है? क्या? समानुपाती है। हाँ, ये इसलिए है क्योंकि इसको तुम बना के भी देख सकते हो लोग। x का वैल्यू जैसे 2 रखें तो y का वैल्यू क्या आएगा? 2 रखेंगे तो 7 वाई आएगा ना। x का वैल्यू मान लो कि 3 रखो तो 3 रखे तो y का वैल्यू क्या आएगा? 9 9। 4 रखेंगे तो क्या आएगा? 11 11। तो अगर x बढ़ रहा है तो y भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। और अगर x घटेगा तो y भी क्या होगा? घटेगा। घटेगा। इसीलिए ये ग्राफ ऐसे बनाया गया। क्यों बनाया गया? ये ग्राफ देखो, दो गो ग्राफ है, दोनों में अंतर समझना है। देखो, एक यहाँ पे मैंने ग्राफ बनाया है और एक यहाँ पे मैं एक ग्राफ बना देता हूँ। इन दोनों ग्राफ को देख के क्या लग रहा है बताओ? ये ग्राफ ए है और ये ग्राफ बी है। सर एक को देखकर लग रहा है कि एक्स और वाई समानुपाती है और बी को देखकर लग रहा है कि एक्स और वाई व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती है। इस चीज को ध्यान से समझना है कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है। ध्यान से देखना है। देखना लो ग्राफ में, जैसे जैसे मान लो कि हम इधर से इधर आ रहे हैं तो x हमारा बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है ना। जैसे जैसे हम इधर आ रहे हैं तो x बढ़ रहा है ना। वैसे ही y में जब ऊपर जाते हैं तो y क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। बढ़ ऊपर से नीचे आएंगे तो y क्या हो रहा है? घटेगा। घटेगा। x में अगर हम बाएं तरफ जाना शुरू करेंगे तो क्या होगा? घटेगा। तो ये ग्राफ देखो, हम यहाँ पे क्या बोले, अब मान के चलना है कि x हम आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो जब हम x में आगे बढ़ रहे हैं तो ये जो ग्राफ बनाए हैं लाल रंग से, ये वाला क्या कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है ना। यस सर। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ये ऊपर जा रहा है ना। यस सर। इसीलिए ये समानुपाती है कि x बढ़ने पे y भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। इसमें देखो, जैसे जैसे हम x में आगे बढ़ रहे हैं तो ये y क्या हो रहा है? धीरे धीरे घट रहा है। घट रहा है ना। घट रहा है। इसीलिए ये क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती है। बात समझ में आया? यस सर। तो दोनों ही केस में, चाहे समानुपाती हो चाहे व्युत्क्रमानुपाती हो, इसको एक बार तो x से टकराना ही पड़ेगा। और जहां टकरा रहा है वही क्या है अपना? शून्यक बिंदु। शून्यक बिंदु है ना। ये शून्यक है ना। क्या नहीं समझ में आया बताओ? मतलब कैसे बढ़ रहा है? कैसे बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है? यहां से इसको ग्राफ में भी देख सकते हैं, जैसे कि इसको में तुम पॉइंट लगा के भी देख सकती हो। जैसे कि मान लो कि ये पॉइंट लिए, इस पॉइंट का कुछ नाम रखेंगे और इस पॉइंट का भी कुछ नाम रख के देख लो, पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे से अगर हम लोग 1 करें माइनस, जैसे कि यहाँ पे -1 रखेंगे तो ये -2 होगा ना नीचे। यस सर। और यहाँ पे अगर -1 रखेंगे तो ये क्या होगा? कुछ यहाँ भी -2 हो सकता है ना। यस। तो देखो यहाँ पे, अगर जो ये बिंदु ए है ये बी है, हम x में क्या किए कि -2 से कहां पर आए? -1 पे। तो x बढ़ा कि घटा? बढ़ा। बढ़ा। तो y में भी क्या हुआ? -2 से कहां पर आ गए? -1 पर। तो y भी क्या हुआ? बढ़ गया। बढ़ गया। बढ़ गया। इसीलिए ये बढ़ रहा। इसमें देखना क्या होगा? उल्टा होगा इसमें। इसमें ध्यान से देखना। मान लेते हैं कि यहाँ ये वाला बिंदु लेते हैं, ये वाला, दो को बिंदु लेके देख लेना है, बस पता चल जाएगा। ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पे हम -1 लिए, ये -2 लिए और यहाँ पे 1 लिए, यहाँ पे 2 लिए।
x में हम आगे की तरफ जाएंगे तो x क्या हुआ, 1 से 2 पे गए तो बढ़ा। बढ़ रहा है। तो इसमें क्या होगा, जब यहाँ पे हम ये 1 से 2 पे गए तो यहाँ पे -1 से -2 पे जाना पड़ेगा ना। तो ये क्या हो गया, घट गया है। घट गया। घट गया। इसलिए इसको बोला जा रहा है कि उल्टा चल रहा है। ये पता चल रहा है ना, क्योंकि ये दोनों पॉइंट साथ में है। इसलिए यहाँ पे ये नहीं बोलना है कि सर ये ऐसे कर दीजिए, यहाँ पे आप 1 से 2 पे गए थे, यहाँ पे -2 से -1 पे चले जाइए, ऐसा करेंगे क्या? ऐसा करेंगे नहीं। क्या? क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे ऐसा? वास्तव में हम कहां से कहां जा रहे हैं, वास्तव में हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे जा रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है ना ये। यस सर। तो जब हम इस बिंदु से इस बिंदु पे जाएंगे तो x में क्या होगा, 1 से 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, -1 से -2 हो जाएगा। यानी कि जब हम इस बिंदु से इस बिंदु पर आए, मान लो कि ये P था और ये Q था बिंदु, तो जब P से Q पर आए तो x तो बढ़ गया, लेकिन y क्या हो गया, घट गया। घट गया। तो ये उल्टा चल रहा है। इसमें देखो, इसमें अगर हम P से Q पे जाएंगे तो क्या हो रहा है, x भी बढ़ रहा है और दोनों बढ़ रहा है। y भी बढ़ रहा है। समझ में आया इसका मीनिंग ना, कि नहीं आया? क्लियर है ना देखने? सर ये सेकंड नंबर वाला ग्राफ थोड़ा समझाइए तो, बी नंबर वाला। बी नंबर वाला ग्राफ में ये दिया गया है कि जैसे ही हम इसमें 2 बिंदु हमने बना लिया, यहाँ पे हमने 2 बिंदु कर लिया, सिंपल सा। कैसे कर लिया, देखो यहाँ पे 2 बिंदु, ये है और ये है। दोनों बिंदु का नाम दे देते हैं। एक ये बिंदु मान लेते हैं P है, ये Q है। तो P के निर्देशांक यहाँ पे मान लेते हैं कि 2 है, तो यहाँ पे कुछ -4 भी हो सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना एग्जाम्पल के लिए। नहीं सर। तो P का निर्देशांक क्या हो गया, यहाँ पे 2, -4। अब Q का निर्देशांक लिखना है, तो Q का x निर्देशांक 2 से तो बड़ा ही होगा ना। यस सर। तो मान लेते हैं कि बड़ा 5 होगा। तो इसका Q का y निर्देशांक क्या होगा, -4 से तो कम ही होगा नीचे कुछ। तो क्या ले लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए -10 ले लेते हैं, चाहे -8 ले लेते हैं, कुछ भी। यस सर। तो Q का निर्देशांक क्या हो गया अपने पास, 5, -8। अब हम क्या करेंगे कि हम P से Q पर जाएंगे। तो जब P से Q पर गए तो x क्या हुआ, 2 से 5 बड़ा है, बढ़ गया, और y क्या हो गया, -4 से -8 मतलब घट गया है। घट गया। घटा नहीं है क्या, मतलब क्या, घटा है ना, यस सर। है ना, घटा ही तो है। कोई -4 में था और -8 में हो गया तो घट ही गया ना। और यस तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे उल्टा चल रहा है। तो जब भी किसी ग्राफ में, ध्यान से देखना है, इसका मतलब ग्राफ को समझ जाना है, इसका मीनिंग, घटने बढ़ने का मतलब एकदम क्लियरली समझ जाना है। मैं अब यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूं, कहीं पे मान लो कि यहाँ पे ऐसे ग्राफ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x भी बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है ना। यहाँ पे ऐसे बनाए हैं, इसमें भी x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है। और अब मान लो कि ऐसे बना दिए, इसमें सर x बढ़ रहा है, y घट रहा है। y घट रहा है, उल्टा चल रहा है ना। ऐसा कर दिए तो x बढ़ रहा है, y स्थिर है। x बढ़ रहा है, y स्थिर है ना। और अगर हम ऐसा कर दिए तो y बढ़ रहा है और x का मान है। हाँ, अब इसमें y बढ़ रहा है ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं, इसमें वैसा ही बोल सकते हैं y बढ़ रहा है, घट रहा है, दोनों तरफ तो जा ही सकता है ना। यस सर। हाँ, y बढ़ रहा है, घट रहा है, y तो अपना x स्थिर है, y को ऊपर सोच लो, ठीक है y बढ़ रहा है, क्या ही दिक्कत है, नीचे सोच लो y घट रहा है, क्या ही दिक्कत है ना। जो हम लोग इसको ऐसा भी बोल रहे हैं तो इसमें ये बोला जाएगा कि x, हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हम लोग हर हाल में क्या करेंगे, x को ही बढ़ाएंगे, ठीक है। तो जब x को बढ़ाएंगे तो y या तो घटेगा या तो y बढ़ेगा, ठीक है ना। तो जब x को बढ़ाएंगे तो या y घट सकता है, y बढ़ सकता है, और y स्थिर भी रह सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
तो ये हम लोग को यहाँ पे ये ग्राफ का थोड़ा सा मीनिंग समझना था कि तीनों में कैसे कैसे होता है। और हम लोग यहाँ पे ये देख लिए कि जो सरल रेखा होता है उसको चूंकि कुछ भी कर ले, चाहे वो बढ़ता हुआ बने चाहे वो घटता हुआ बने, उसको एक शख्स को एक बार तो काटना ही पड़ेगा। लेकिन एक चीज है जो नहीं काट सकता है। क्या चीज नहीं काट सकता है एक शख्स को सरल रेखा होते हुए भी? क्या सर? अचर बहुपद का ग्राफ कैसा, अचर बहुपद का ग्राफ कैसा बनेगा? मान लो कि y बराबर कोई 5 बोल दिया, ये भी एक सरल रेखा ही है तो, है ना? यस सर। y बराबर 5 एक सरल रेखा है ना? सर ये अक्ष पर ही बनेगा। अक्ष पर मतलब अक्ष पर तो नहीं बनेगा ना, अक्ष के ऊपर बनेगा ना। ये एक शख्स के समानांतर बनेगा ना। यस सर। y इक्वल टू 5, इस लाइन पे y का वैल्यू 5 है और x का वैल्यू बार बार क्या हो रहा है, बदल रहा है। लेकिन क्या इसका कोई शून्यक है? नहीं सर। हाँ, क्यों नहीं है शून्यक? एक शख्स को इसने काटा ही नहीं, है ना? यस सर। एक शख्स को काटेगा तब ना शून्यक निकलेगा। इसने तो एक शख्स को काटा ही नहीं, तो फिर शून्यक कैसे निकलेगा? तो कोई बोलेगा, मान लो कि कोई देकर बोल दिया कि y इक्वल टू 5 है, तुम इसका शून्यक निकालो। कैसे निकाल देंगे शून्यक? निकल सकता है क्या? छेद ही नहीं करा तो प्रतिच्छेद ही नहीं करा तो शून्यक कहाँ से, है ना? यानी कि जितने भी अचर बहुपद होते हैं, अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता है। ठीक है, अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता है। ठीक है, यहां तो कोई डाउट? ठीक है, तो अब आगे जो है अपना वो रहेगा परवलय के बारे में। हम लोग रैखिक समीकरण और सीधा रेखा के बारे में पूरा अच्छे से देख लिया कि क्या क्या होता है। कल हम लोग परवलय का ग्राफ बनाने का देखेंगे कि परवलय का ग्राफ कैसे बनता है और उसमें कैसे और क्यों दो शून्यक आने लग जाता है। जब दो शून्यक आने लग जाता है तो हमेशा क्यों नहीं आता है। रैखिक समीकरण में हम लोगों ने ये देखा कि जब सरल रेखा बनती है तो अगर वो ऐसे समानांतर वाला नहीं बनता है तो हर हाल में तो एक शून्यक रहेगा ही। और आमतौर पे सरल जो रैखिक बहुपद होता है वो समानांतर नहीं होता है। सर जब समानांतर होता है तो कैसा बहुपद हो जाता है? अचर बहुपद, है ना? जो रैखिक बहुपद है तो जिसका सरल रेखा बनता है, अब देखो सरल रेखा दो बहुपद का बन रहा है। किस किस बहुपद का? ये अचर बहुपद का भी बन रहा है और रैखिक बहुपद का भी बन रहा है। लेकिन अचर बहुपद का जो है इसमें भी सरल रेखा तो बन रहा है लेकिन इसका कोई शून्यक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो काटेगा ही नहीं, है ना? वो वाई एक शख्स के समानांतर हो जाता है हर हाल में, है कि नहीं? इसलिए उसका कोई बन ही नहीं सकता है। रैखिक बहुपद का हमेशा एक सरल रेखा बनता है और वो एक शख्स के समानांतर भी नहीं होता है, तो वो काटता ही काटता है एक बार, है ना? तुम कोई भी ग्राफ का बना करके देख सकते हो। तुम लोग एग्जाम्पल के लिए तुम लोग को मैं दे भी देता हूँ, दो का ग्राफ बना के दिखाना मेरे को। एक दे देते हैं x+3 और एक है 5x माइनस, ऐसा लिख देते हैं 2x माइनस 1। ठीक है, ये दो गो ये दिया गया है, दोनों का शून्यक निकालना होगा और दोनों का ग्राफ बनाना होगा। ठीक है ना? ये दो गो है, दोनों का शून्यक और दोनों का ग्राफ। शून्यक तो 1 मिनट में निकाल ही दोगे लोग, है ना? और ग्राफ बनाना है तो ग्राफ भी बन जाएगा। ग्राफ बनाने मैंने सिखा भी दिया अभी। 2 पॉइंट निकालना होता है, एक्स का कुछ मान रखेंगे, वाई आएगा, फिर मान आएगा, फिर वाई आएगा। तो शून्यक निकालना है और देखना है कि दोनों कैसा है। दोनों का प्रकृति भी बताना होगा देख के कि एक्स बढ़ेगा तो वाई भी बढ़ने वाला है, एक्स घटेगा कि घटने वाला है। ये तीनों उत्तर देना होगा। शून्यक निकालना है, ग्राफ बनाना है, ये देखना है एक्स बढ़ेगा तो वाई हमेशा बढ़ रहा है कि घट रहा है। ठीक है,
ये चीज को, इस पे दिमाग लगाना लोग, सोचना, और ये बना के पर्सनली भेज देना। रैखिक बहुपद कभी वाई अक्ष के समानांतर हो सकता है ना? रैखिक बहुपद वाई अक्ष के समानांतर नहीं हो सकता है, इसलिए नहीं हो सकता है, ऐसे अगर हम लोग लिख देंगे वाई अक्ष के समानांतर, तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि उसको भी रैखिक बहुपद ही बोल देंगे। जैसे कि x बराबर हमने 5 कर दिया है ना, यस सर। अगर हमने x बराबर 5 कर दिया तो ये y अक्ष के समानांतर इसको हम लोग बोल देंगे, लेकिन इसको शून्यक नहीं बोलेंगे क्योंकि ये 0 पे कट कर रहा है, तो इसको 0,5 इसके रूप में हम लोग शून्यक नहीं बोलेंगे। क्योंकि होता क्या है, जब भी हम लोग अक्ष का बात करते हैं स्टैंडर्ड रूप में, जब भी 5 है तो x अक्ष y अक्ष तो रहता है, तो x को हमेशा, अभी हमने क्या बोला था थोड़ा देर पहले, उसको आगे पढ़ोगे लोग तो पता चलेगा, उसको इस रूप में लिखा जाता है कि हमेशा y बराबर लिखा जाता है, ठीक है। यस सर। जो समीकरण रहता है वो हमेशा y बराबर लिखा जाता है, कभी x बराबर 5 लिखा ही नहीं जाता है, ठीक है। x हमेशा इस तरफ रहता है और y बराबर लिखा जाता है, इसलिए इसके समानांतर ही बनता है, ठीक है ना। वो कारण हो जाता है, इसका 11th क्लास में डिटेल में पता चल जाएगा थोड़ा सा, उसमें देखो लोग तो ऐसा क्यों बोला जाता है ऐसे। हाँ, रैखिक बहुपद तो समानांतर क्या ही होगा, रैखिक बहुपद तो समानांतर तो उतना तो कुछ होता नहीं है। मेन समानांतर क्या बात किसमें होता है, अचर बहुपद में। अचर बहुपद x के भी समानांतर हो सकता है और y के वाई भी समानांतर हो सकता है, लेकिन शून्यक का इसमें कोई ये नहीं है ना। यस सर। ये चीज का ध्यान रखना है। और x का समानांतर जब होता भी है तो x का समानांतर लिया ही नहीं जाता है, मैंने बता ही दिया। जो मेन है, जो y x के ही समानांतर मतलब कि बनता है, y के समानांतर कभी बनता ही नहीं है। जो अचर बहुपद है हमेशा x के समानांतर क्यों बनेगा ऐसा, क्योंकि ये जो मैंने लिखा ना यहाँ पे, ये यहाँ पे ये सब ऐसा बनता है, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू a, y इक्वल टू एक्स प्लस बी, y इक्वल टू, जब ये मैंने लाल से बहुपद लिखा था, और जब समीकरण लिखना होता है तो ये सबके पहले क्या लग जाता है, y, वाई और इधर में क्या रहता है x। तो जब y इक्वल, बराबर जीरो भी तो लगा सकते हैं ना? क्या चीज, हाँ बराबर में जीरो भी लगा सकते हैं, बराबर में जीरो लगा देंगे तो वही अपना एक बन जाएगा, है ना। तो सर वाई ही क्यों लिखा जा रहा है? बस नाम नेमिंग है, वो मान के रखा गया है, ठीक है, कि एक को y एक को x, बस वो नेमिंग है। बराबर में जीरो लगा देंगे तो भी एक समीकरण बन जाएगा, लेकिन ग्राफ बनाने के लिए क्या होता है, बराबर में जीरो इसलिए नहीं लगाते हैं, अगर जीरो लगा देंगे तो फिर ग्राफ नहीं बनेगा सही से। एक बहुपद है, ठीक है ना, अब उसमें वैल्यू रखते जा रहे हैं और y उसका अलग है, उसका देखा जा रहा है कि उसका क्या क्या वैल्यू आ रहा है, ठीक है ना। तो उसका बहुपद का चेक किया जाता है कि बहुपद में जब x का वैल्यू अलग अलग रख रहे हैं तो बहुपद कैसे शो कर रहा है। y कुछ अलग नहीं है बल्कि क्या है, बहुपद का ही नाम है। y और बहुपद अलग है क्या, नहीं। नहीं सर। हमने इस बहुपद को ही किस चीज से दिखाया है, एग्जाम्पल के लिए छोटा में y से। वाई हमको ax प्लस बी कहने में मुश्किल है, हम क्या बोल देंगे उसको, y बोल देंगे। हमको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कहने में मुश्किल होगा, एक बार बता देंगे किसी को, ठीक है हम द्विघात बहुपद पे काम करने वाले हैं। जब बोल दिए एक बार कि द्विघात बहुपद पे काम करने वाले हैं, तो एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक बार बोल दिए तो बार बार हम यही बोलते रहेंगे क्या, नहीं नहीं ना। तो हम लोग फिर इसको क्या बोलते हैं फिर, y। वाई तो y कुछ है ही नहीं, y जस्ट एक दूसरा नाम है इसी पूरे बहुपद का, है ना। बात समझ में आया ना। और जब हम इसको जीरो करते हैं तो जीरो इसका एक स्पेशल केस हो जाता है, क्या, जब y का वैल्यू जीरो हो गया, खत्म हो गया, जब ये y का वैल्यू जीरो हो गया उसको बोला जाता है ये